हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 34 यानी कि 34 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान और बेहद खास भी है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं यानी कि हम जारी रखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी को। आज की वर्कशीट में हम बेहद खास और इम्पोर्टेंट इसलिए कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर 100% आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का हिस्सा रहने वाले हैं। आज हम इस वर्कशीट में बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की और इटली के एकीकरण की। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हम कावूर और गेरिबाल्डी कौन थे, उनकी क्या योगदान था उनका राष्ट्रवाद के विकास में, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनको हम हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 34 है। हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज की दिनांक है 22 सितंबर 2020। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे पहले विकास हुआ था। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति लगाव, देश से जुड़ाव या देश के प्रति एक होने का भाव या देश के प्रति प्रेम या देश के प्रति वफादारी, वो सब कुछ क्या है, राष्ट्रवाद है। जो हम राष्ट्रगान के समय महसूस करते हैं अपने दिल में, वो राष्ट्रवाद है। या जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तब हमारे मन में जो एक भावना होती है वो भी राष्ट्रवाद होता है। तब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लग गया था। यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी राष्ट्रवाद की? फ्रांसीसी क्रांति से। वहाँ के लोगों में पहली बार एक भाव आया था कि हम सब एक हैं। एक उनका झंडा था, एक उनकी भाषा थी और उसके बाद एक जैसा कानून लागू किया तो उनको लगा कि हम अलग हैं और हम सब एक हैं। वहीं से इसकी चिंगारी है वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। लेकिन 1848 में क्या था? उदारवादियों की क्रांति हुई थी। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया था उदारवादियों ने, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक और बात जो देखी गई कि 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद था, पहले क्या था राष्ट्रवाद? यानी कि राष्ट्र एक जैसी भाषा, संस्कृति, इतिहास या भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को जोड़ना था और एक राष्ट्र बनाना था। लेकिन वो राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसमें बदलाव सा आ गया। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्रवाद में बदल दिया। मतलब फीलिंग ही चेंज कर दी, तो टोटल ही सब कुछ बदल दिया। कि यहाँ पे मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, जो हम पढ़ चुके हैं। किसने किया? मध्यम वर्गीय, जिनको उदारवादी बोलते हैं। तो 1848 में उन्होंने एक संसद का गठन किया और कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। इसे हम उदारवादियों की क्रांति बोलते हैं। लेकिन वो प्रयास असफल रहा, मगर इसे राजशाही और जो फौज की ताकत द्वारा दबा दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रवाद आए। कौन नहीं चाहते थे? रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी कौन थे? जो राजतंत्र, जो राजा में विश्वास रखते थे। और राजा खुद नहीं चाहते थे, यानी मोनार्की सिस्टम, वो खुद नहीं चाहता था कि राष्ट्रवाद का गठन हो, राष्ट्रराज बने या लोकतंत्र आए, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ साथ लोकतंत्र जुड़ा हुआ था। तो इसलिए वो दबा दिया गया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन है वो आगे जारी रहता है। किसके नेतृत्व में? पर्शा के नेतृत्व में। अब ये पर्शा कौन है? पर्शा जर्मनी का ही एक भाग था। यानी कि जर्मनी है वो 536 छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था उस वक्त, और उनमें सबसे बड़ा जो भाग था, सबसे शक्तिशाली, वो था पर्शा, जिसको कई बार पर्शिया भी लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रवाद को हम 1848 तक पहुँच चुके हैं। 1848 में जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो असफल रहता है। ओके, इतना हमने समझा। अब हम समझेंगे कि जर्मनी का एकीकरण फिर हुआ कैसे, क्योंकि हम एकीकरण की बात करते आ रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते आ रहे हैं। तो पहला राष्ट्र जो राज्य गठित हुआ था वो फ्रांस था। लेकिन बाद में एक लंबी टाइम लगा, उसमें जो राष्ट्र राज्य गठित हुए उनमें ब्रिटेन भी हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली। तो जर्मनी का एकीकरण है वो एक लंबी प्रक्रिया थी और काफ़ी जटिल भी थी। इसका एकीकरण है वो पर्शा के नेतृत्व में हुआ।
जर्मनी था वो कई टुकड़ों में बंटा हुआ था और उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? पर्शा था। तो इसका एकीकरण है वो पर्शा के नेतृत्व में हुआ। पर्शा के जो प्रमुख मंत्री थे, जिसको आप मुख्यमंत्री बोल सकते हो, उनके प्रमुख मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या नीति अपनाई? लो रक्त की नीति अपनाई। उन्हें ये पता था कि प्यार से नहीं होगा, इसके लिए ताकत अपनानी पड़ेगी। तो उन्होंने छल और बल दोनों का उपयोग किया। आपस में जो बाधा थे उन राज्यों का युद्ध भी करवाया और एक एक करके उनको हरा दिया। तो जर्मनी के एकीकरण की लंबी प्रक्रिया थी। इसमें प्रमुख भूमिका पर्शा की रही और पर्शा के प्रमुख जो मंत्री थे ओटोमन बिस्मार्क, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। 7 वर्ष के दौरान यानी कि 1864 से लेकर 71 तक 3 युद्ध लड़े गए। उसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस है, उनको हराया गया। यानी ये 3 बाधाएं थी। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों शक्तिशाली थे उस वक्त, उनको एक करके हराया पर्शा ने और उसके कारण 1871 में जर्मनी का एकीकरण है वो पूरा होता है। और केसर विलियम प्रथम जो पर्शा के सम्राट थे उनको जर्मनी का सम्राट है वो घोषित कर दिया जाता है। तो जर्मनी का जो एकीकरण था उससे एक और बदलाव आया कि अब जो महाशक्तियाँ थी, पहले कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन ये थे, ऑस्ट्रिया था। अब एक नया राष्ट्र भी निकल के आ गया, वो था जर्मनी। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था सब कुछ का आधुनिकीकरण किया गया। यानी कि सब कुछ एक न्यायिक व्यवस्था थी, एक कानून था, एक मुद्रा, एक व्यापार के नियम ये अपनाए गए ताकि राष्ट्रवाद या राष्ट्र है वो और मजबूत बने। ओके, तो इसको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको पॉइंट्स में लिखना है कि क्या क्या हुआ और कैसे जर्मनी का एकीकरण है वो पूरा हुआ। इसको हमने क्वेश्चन में भी किया है, तब हम देखेंगे कि कैसे इसको राइट करना है। उसके बाद है इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण से थोड़ा अलग था, लेकिन ये भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था, 7 छोटे भागों में बंटा हुआ था जो आज का इटली है। 1830 के दशक में सबसे पहले जो मैत्सिनिया, जिसको इंग्लिश में हम मेजिनी बोलते हैं, उन्होंने इटली के एकीकरण का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। उसके बाद 1830 से 48 के क्रांतिकारी विद्रोह भी किए गए लेकिन वो असफल रहे। यानी कि मैत्सिनी ने जितने प्रयास किए वो असफल रहे थे। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट के एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया दल बलों को हरा दिया। यानी कि ऑस्ट्रियाई बल हैं उनको हरा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि संधि किसने की, तो यहाँ पहला था हमने देखना है कि ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी और इटली किस में बंटा हुआ था? 7 राज्यों में बंटा हुआ था। उसके बाद पहला जो प्रयास करता वो मेजिनी या मैत्सिनी करता जो असफल रहता है। उसके बाद जैसे वहाँ पर्शा ने किया था, यहाँ पे सार्डिनिया पिडमांट ये क्या था? इटली के 7 भागों में से एक था। उनके नेतृत्व में फ्रांस के साथ एक संधि की जाती है। संधि कौन करता है? यहाँ पे कावूर होता है, जैसे वहाँ बिस्मार्क था यहाँ कावूर होता है। तो उन्होंने संधि की और ऑस्ट्रिया जो एक बड़ी बाधा था उसको हरा दिया और 1861 में ये प्रक्रिया वो पूरी हो जाती है। एमुअल जो सेकंड है, द्वितीय है, वो इटली के सम्राट घोषित कर दिए जाते हैं जो कि पिडमांट सार्डिनिया के सम्राट थे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जटिल प्रक्रिया थी। तीसरा, ये 7 राज्यों में बंटा हुआ था। चौथा, मेजिनी ने सबसे पहले प्रयास किया था लेकिन असफल रहा था। उसके बाद सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में प्रयास किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो कावूर की रही और गैरीबाल्डी की रही। 1861 में ये प्रक्रिया पूरी होती है, यानी कि इटली का एकीकरण हो जाता है और एमुअल द्वितीय है वो इटली के सम्राट बनते हैं। तो ये थी प्रक्रिया इटली का एकीकरण कैसे हुआ। उसके बाद यहाँ पे 2 और हम महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है जिन्होंने राष्ट्रवाद में योगदान दिया उनकी हम बात करने वाले हैं। एक तो कावूर, काउंट कैमिलो दे कावूर, और दूसरे हैं जोसेफे गैरीबाल्डी। तो ये कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनमें पूछ लिया जाता है। कावूर सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत जो करना था उसके आंदोलन में प्रमुख भूमिका इसी की थी। लेकिन वो न तो क्रांतिकारी था, न ही वो जनतंत्र में विश्वास रखता था, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। फिर भी उसने, क्योंकि वो मंत्री था तो इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस के साथ की गई जो संधि थी उनके पीछे कावूर का ही हाथ था। यानी कि चतुराई से फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक ही साथ थे, लेकिन
फ्रांस के साथ संधि की और फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया गया। इसी कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अगर ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाते तो शायद इटली का एकीकरण नहीं हो पाता। तो ये कौन थे? ये सार्डिनिया पिडमांट के प्रमुख मंत्री थे और इटली के एकीकरण में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके बाद जोसेपी गैरिबाल्डी की बात करें तो वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, यानी कि वो सैनिक थे लेकिन सेना का हिस्सा नहीं था नियमित तौर पर। उसने इटली के एकीकरण के लिए एक स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया, यानी कि उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, ओके, जिसको लाल कुर्ती भी कहा जाता है, रेड शर्ट नाम दिया गया था। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों, जो इटली के ही भाग थे, के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रही। यानी कि उन्होंने क्या किया, गैरिबाल्डी ने, वो दक्षिणी इटली और 2 सिसिली राज्य थे, वहाँ पे उन्होंने एंट्री ली और वहाँ पर जो स्पेन के अधीन में थे कुछ भाग, उनको हटाने के लिए उन्होंने स्थानीय जो किसान थे उनकी भी मदद ले ली। उसने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा एमुअल द्वितीय को सौंप दिया। यानी कि काफ़ी सारा जो भाग था इटली का वो गैरिबाल्डी के द्वारा विजित किया गया, लेकिन उसको सौंप दिया गया, किसको सौंप दिया गया? सार्डिनिया पिडमांट को। इस प्रकार से उनकी जो भूमिका थी इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी। तो ये था कावूर और गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे गैरिबाल्डी का अगर नोट लिखना हो तो गैरिबाल्डी क्या थे कि वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद की एक सेना का गठन किया और दक्षिणी इटली के प्रदेशों को स्पेन से जीता और सार्डिनिया पिडमांट को सौंप दिया, यानी कि इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की, जो आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। यानी कि ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा इसको। इटली के एकीकरण में की जो प्रक्रिया थी, यहाँ पे इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आरंभ में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इटली के एकीकरण का जो पहला प्रयास था वो मैत्सिनी ने किया था, लेकिन वह असफल रहा। इटली के एकीकरण में पिडमांट सार्डिनिया के जो मुख्यमंत्री थे कावूर और गैरिबाल्डी, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। ये 5th पॉइंट होगा। और 1861 में इटली का एकीकरण वो पूरा होता है। एमुअल द्वितीय को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो आप साधारण से तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे पॉइंट्स आपके 5 बजाय 7 हो जाएंगे। एक लंबी प्रक्रिया थी, जटिल प्रक्रिया थी, अलग लिखा जाएगा, और एमुअल द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया, ये अलग होगा। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? तो वो थे कैसर विलियम प्रथम, जो वहाँ के सम्राट चुने जाते हैं बाद में। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो वो है कि जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि जर्मनी का एकीकरण है वो कैसे होता है। तो जर्मनी के एकीकरण की जो विशेषताएं थी उनमें से यहाँ जर्मनी होगा। तो जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी के एकीकरण का पहला जो प्रयास था वो 1848 में किया गया और वो असफल था। किसने किया था? जो उदारवादी थे। जर्मनी के एकीकरण जो था वो पर्सा के मुख्यमंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, जिसको आप प्रमुख मंत्री भी लिख सकते हो, उनके नेतृत्व में पूरा हुआ। इसके लिए पर्सा ने 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध लड़े। 1871 में फाइनली जर्मनी का एकीकरण वो पूरा होता है और कैसर विलियम प्रथम है वहाँ के सम्राट बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की इस वर्कशीट का, वो है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर चला गया था? कि 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद था वो कहीं भटक गया था। कि ये सही है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की अपनी जुड़ाव से दूर चला गया था। अब राष्ट्रवाद किस में बदल गया? उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया था। उपनिवेशवाद और युद्ध है उसको राष्ट्रवाद का भाग मान लिया था, यानी राष्ट्रवाद अपनी मूल भावना से अलग हो गया था। और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर अधिक जोर दिया गया था, यानी कि लोकतंत्र को भी छोड़ दिया और राष्ट्र को छोड़ने के बजाय दूसरे राष्ट्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि हम बात करें तो हम उपनिवेश बने थे,
उपनिवेश थे ना ब्रिटेन के, तो किसके तहत थे? हम थे उग्र राष्ट्रवाद के। तो ये हमें बताना है कि हाँ ये सही है, क्योंकि अब राष्ट्रवाद का स्थान उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया था। उपनिवेशवाद, युद्ध, ये राष्ट्रवाद का भाग मान लिया गया था और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही शामिल हो गई थी। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटे से कमेंट का मुझे वेट रहता है। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।